होंठ या तो बिल्कुल कटा होता है या पार्शली कटा होता है, इसी तरह मसूड़े। तो ये डिफरेंट आप समझें कि वेराइटीज़ हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की। और ये पैदाइशी तौर पे बच्चा ऐसा होता है। पहले ये था कि उसकी सर्जरी इतनी रिफाइंड नहीं थी, तो इनमें जो सर्जरी होती थी तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें सही नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा सर्जन्स ने इसमें बेहतरी की। 500 में से एक बच्चा जो होता है वो इस के साथ पैदा होता है। अब तो छोटी छोटे क्लिनिक्स, छोटे छोटे सैलून, उन सब ने अपना एक ब्यूटी का सेक्शन। फिलर लगाना कितना आसान समझा जाता है ना, लेकिन उससे लोगों की बीनाई पे भी फर्क पड़ा है, उससे लोगों के स्किन में नेक्रोसिस हुआ है। तो आप एक अपने आप को बेहतर बनाने जा रहे हैं और वहाँ से आप कॉम्प्लिकेशन के बाद आप वर्स ऑफ रहते हैं। इन सब चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन एक चीज़ हर एक पे आप यूज़ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको वॉइस ऑफ सिंध के अपने प्रोग्राम बैठक में। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो है सेहत के हवाले से। आपको पता है हर प्रोग्राम में हमारे पास जो एक खास गेस्ट आते हैं, एक ऐसी शख्सियत आती है जिससे हम इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, ऐसी गुफ्तगू जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ हीरोज़ ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने आप को सोसाइटी में कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनका नाम, उनका काम जो है मुनफरद हो जाता है लाखों में, करोड़ों में, सैकड़ों में। इसी तरह आज भी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है उसका टॉपिक होगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी। जो कटे हुए होंठ और तालों का मसला है जो पैदाइशी बच्चों में आजकल हमारा, क्योंकि रेशो बढ़ता जा रहा है इस चीज़ में। और पाकिस्तान में हर 500 बच्चों में एक बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है जो कटे हुए होंठ के साथ और तालों का शिकार है। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये जेनेटिकली कोई इसका इशू है, कोई नस्ल दर नस्ल कोई ऐसी बीमारी है जो बच्चों में आ रही है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इस तरह की कोई कमी है जो हमारी जो लेडीज़ हैं वो खाने पीने में या किसी तरीके की कोई एहतियात नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आते हैं। बहरहाल इसी हवाले से बातचीत होगी और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जो इस हवाले से हमें सबसे बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनको हमने आज ज़हमत दी कि वो आज आए। हमने रिक्वेस्ट किया उनको एंड वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि वो बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और बताती चलूँ कि पटेल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं और पटेल हॉस्पिटल को भी इस साल माशाल्लाह से 25 साल हो गए, तो 25th एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली है उनकी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मज़हर निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं ठीक ठाक बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं और बच्चा जवान हो जाता है, तो आपका बच्चा भी जवान हो गया वैसे। देखिए हम देख रहे हैं इसके लिए कुछ, अब देख रहे हैं कुछ। खैर बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और पटेल हॉस्पिटल के हवाले से जैसे आपने बोला कि आपके अपना जो एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी है वो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन हैं आप। तो ये जो हम आज इस ख़ास टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो क्लेफ्ट लिप है और पैलेट सर्जरी है, इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि इसका रेशो टोटल क्या है, क्योंकि हमने तो अपने रिसर्च के हवाले से एक बात की है लेकिन आपको मज़ीद ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर पता होगा। आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है कि हर 500 में से एक बच्चा जो होता है वो इस के साथ पैदा होता है। जिसको आप कहें कि कटा हुआ होंठ या तो बिल्कुल कटा होता है या पार्शली कटा होता है, इसी तरह मसूड़े। और फिर पीछे जाएँ हम तो तालू भी कटे हुए होते हैं। तालू की भी फिर मुख्तलिफ वैरायटी हैं, बाज़ में आधा कटा होता है, बाज़ में पूरा कटा होता है, बाज़ में ऐसा होता है कि होंठ से लेके पीछे तक तालू जो है बिल्कुल कटा होता है। तो ये डिफरेंट आप समझें कि वैराइटीज़ हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की। और ये पैदाइशी तौर पे बच्चा ऐसा होता है। पहले ये था कि उसकी सर्जरी इतनी रिफाइंड नहीं थी, तो इनमें जो सर्जरी होती थी तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें सही नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा सर्जन्स ने इसमें बेहतरी की और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि एक अच्छा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का सर्जन जो है वो पेशेंट को बहुत ही नियर नॉर्मल उसकी लिप और उसका पैलेट हो जाता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि इसका क्यों रेशो बढ़ता जा रहा है? उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए वजह जो है एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, लेकिन चंद चीज़ों के साथ ये अटैच होता है। मतलब जो बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में, तो वो उसका जो चेहरा है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों से बनता है। मुख्तलिफ़ हिस्से दूसरी जगह पे डेवलप होते हैं और फिर वो आके
मिल जाते हैं, और जब वो बिल्कुल कम्प्लीटली मिल जाते हैं तो एक नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे वो नहीं मिल पाते वहाँ पे वो डिफेक्ट रह जाता है, तो उसमें लिप और पैलेट भी, और उसके अलावा भी चेहरे पे और जगहों पे डिफेक्ट रह जाता है, जिसको क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट कहते हैं। सही। उसकी तादाद कम है। अच्छा, अब ये जो है ये बाज़ दफ़ा सिंड्रोमिक होते हैं कि उनको और भी चीज़ें, उनके नुक्स हैं, उसके साथ एक क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, मगर अक्सर करके देखा गया है कि वो आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है। अच्छा, माँ की ज़हनी जो एक नोयत होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, क्या उस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, इस पर कोई असर नहीं मेंटली पड़ता। हेल्थ और नहीं, इससे कुछ नहीं, इससे कोई नहीं है। बस जो ये चीज़ देखी गई है कि अगर कज़न मैरिजेस ज़्यादा हों तो इनमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर माँ या वालिद साहब जो हैं उनको क्लेफ्ट लिप हो चुका, उसके साथ उनकी पैदाइश हुई है, तो फिर बच्चों में उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो एसोसिएशंस हमें कुछ मालूम है। बाज़ जो है लोग कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं कि प्रेगनेंसी में फ़लाँ चीज़ खा ली, इसकी वजह से ये हो गया, या प्रेगनेंसी में बाहर निकल गए, चांद गिरन था या सूरज गिरन था, उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही, वहम हो जाते हैं हमारे यहाँ। नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं इसका, ना ही माँ के कुछ खाने से ऐसा होता है। सही। और इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका हल है? जी हाँ, ये जो, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है ना, तो एक चीज़ जो आपस में जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो उसको आप सर्जरी के ज़रिए सही कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद भी जो है क्या रेशो 100% रिकवरी का हो जाता है? हाँ, वो मतलब आप रिकवर, अगर आप ये कहें कि तो होंठ कटे हुए हैं, होंठ मिल जाएंगे, तो हाँ मिल जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल जो उसके जैसा नॉर्मल में होता है उसी तरह करने में एक के बाद भी सर्जरी कभी कभी करनी पड़ती है। मल्टीपल सर्जरीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मल्टीपल सर्जरीज की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक वो नॉर्मल हो जाता है, इस हद तक कि फिर अगर वो सर्जरी नहीं कराता तो माशरे में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती थी। लेकिन सर्जरी के बाद वो स्कूलिंग भी करते हैं, जॉब भी लेते हैं, और बाज़ लोगों में तो इतनी अच्छी होती है कि पता भी नहीं चलता कि इसके साथ पैदा हुए थे। अच्छा सर, ये जो मसले हैं कटे हुए होंठ के साथ बच्चों का पैदा होना, और ये सारे जो केसेस हैं ज़्यादातर अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में नज़र आते हैं अक्सर, तो पटेल हॉस्पिटल का इसमें क्या किरदार है? क्या कोई ख़ास आप जैसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी दे रहे हैं उन बच्चों को, उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, फलाई प्रोग्राम आप कह लें इसको, जिसमें हम एक और इंटरनेशनल जो एजेंसी है उससे कोलैबोरेट करते हैं, और जो पटेल हॉस्पिटल भी उसमें अपना फ़ंड कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें होता ये है कि जो भी हमारे इस प्रोग्राम में आता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वाले में, तो उसकी जितनी भी सर्जरीज होती हैं सब हम फ्री करते हैं। पेशेंट को एक पैसा नहीं देना पड़ता अपने इलाज के मद में। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी कि ऐसे लोग भी हैं, और आप उन तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि यही मसला होता है कि हम कहाँ जाएं, और ख़ासतौर पे जब हम लोग अंदरूनी सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ लोगों का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे लिए तो आसान नहीं है, जो शहरों में लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जाके भी कहीं बाहर से वेस्ट से भी अपनी अच्छी सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के अपने इदारे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? तो आपने जैसे बताया कि और माशाल्लाह 25 साल हो गए जो है पटेल हॉस्पिटल को, तो कोई ऐसी ख़ास आप इसमें और क्या इसके हवाले से आप मरीज़ों को या अपने एम्प्लॉइज़ को ले रहे हैं कि 25 साल के बाद कोई ख़ास आपने कोई ऐसी थीम, कोई एक नया प्रोजेक्ट कोई इंट्रोड्यूस करवाया है जो खुशखबरी हो हमारी आवाम के लिए? हाँ, नहीं, अभी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपना हॉस्पिटल, और उसमें हमारे देखा ही गया कि हमारे हॉस्पिटल जो है एक बड़ी गुंजान आबादी में है, गुलशन इकबाल में, तो वहाँ पे जो है हॉस्पिटल के हमारे बेड की डिमांड बहुत बड़ी हुई थी, तो हमारे ट्रस्टीज़ ने इसमें कहा कि आप और हॉस्पिटल बढ़ाएं। तो हम लोग हॉस्पिटल को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें फ़ायदा होगा, और हमारा फलाही काम जो है वो भी बढ़ रहा है। जहाँ हम लाखों में देते थे पहले, अब हम करोड़ों में हर महीने लोगों के फलाई काम में करते हैं, और ये सब मुखैर हज़ात हैं जो कि अस्पताल से ताउन करते हैं। और बेसिकली तो जो एक ख़ानदान जो पटेल फैमिली है
वो चला रही है उसको, और उनका उसका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके साथ साथ उनके दोस्त, अहबाब, जानने वाले, वो लोग जो कि जहाँ पे आके इलाज करा चुके हैं और जहाँ के इलाज से मुतमईन हैं, फिर वो वापस वो भी पटेल हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़बरदस्त सर, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और मैं समझती हूँ काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एक तो अफोर्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियली रीज़न, ऑब्वियस रीज़न होता है। दूसरा वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी तो बीमारी नहीं है, सिर्फ होंठ ही तो कटा हुआ है, और उसी में वो बच्चा जो है बड़ा हो जाता है और उसको स्कूल, कॉलेज, गली में, मोहल्ले में उसकी जो बलिंग होती है उसको चिढ़ाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इस तरह उस बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी मुतासर होती है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा इस बारे में आप बताएं और लोगों को ये बताएं कि इसका इलाज करवाना, इसकी सर्जरी करवाना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़े से एफर्ट्स बचाने के चक्कर में आप अपने बच्चे की ज़िंदगी भर के लिए उनके जो मेंटली हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, मेरे ख्याल से पैसे की बात तो पीछे रह जाती है, लोग शायद उसमें, लेकिन लोगों को मालूम भी नहीं है कि इसका इलाज मौजूद है या नहीं है। जैसे हमारे पास जब हम अपना फ्री कैंप करते हैं तो हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, और सिंध के अंदरूनी सिंध में भी उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वहाँ से जो लगाते हैं तो उनको फिर वो तो कहते हैं कि भाई बच्चा हमारा ऐसे ही पैदा हुआ था, हमें तो मालूम ही नहीं, इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम तस्वीरें वगैरह एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं तो फिर उससे उनको ये होता है कि हाँ भाई इसका भी इलाज भी हो सकता है। वो आते हैं और बाज़ दफ़ा जब सर्जरी हो जाती है तो इतने खुश होते हैं कि एक तो ज़ाहिरी डिफेक्ट है कि होंठ कटा हुआ है, तो उससे तो आपका जो अपीयरेंस है वो मुतासर होती है। लेकिन अगर तालु कटा हो तो उससे आपकी स्पीच भी मुतासर होती है कि आप जो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तालु कटा हुआ है तो बहुत सारी हवा नाक से निकल रही है, तो आपकी आवाज़ वैसी नहीं होती है। एक तो अल्फाज समझ में नहीं आते, दूसरे उसमें उसकी टोन वैसी नहीं होती, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जो करीब करीब होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, वो तो समझ लेते हैं, भाई बहन भी समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, चाह रही है। लेकिन अगर आप वो बच्चे स्कूल में जब जाते हैं या मोहल्ले में अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो उनकी बात नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जाता है। सर्जरी के बाद ये जो तालों कटे हुए का मसला है, स्पीच बेहतर हो जाती है? जी जी बिल्कुल, बाज़ की तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इसके कभी ऐसा डिफेक्ट रहा होगा। बाज़ की ये है कि एक के अलावा और दूसरी सर्जरीज भी करनी पड़ती है कि अगर एक ख़ास उम्र तक उसकी आवाज़ बेहतर नहीं हुई तो और दूसरी सर्जरीज भी हैं जिसको करके, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, वो करके तो उसकी आवाज़ को और बेहतर बनाया जा सके। और ये ज़रूरी है कि सही उम्र में उसकी ये सर्जरी हो जाए, क्योंकि अगर एक उम्र गुजर जाए, जब स्पीच की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो फिर उसको फ़ायदा तो होता है मगर उतना फ़ायदा नहीं होता। तो क्या है सही उम्र, एग्जैक्ट परफेक्ट एज क्या है फर्स्ट टाइम सर्जरी की तरफ जाने के लिए? देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर लिप कटा हुआ है तो उसकी अराउंड 3 मंथ्स उसकी सर्जरी होनी चाहिए। सही। जो तालु कटा हुआ है अराउंड 9 मंथ्स पे उसकी पहली सर्जरी हो जानी चाहिए। ये तो उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी जिनकी नशोनुमा सही हो रही हो। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते जिनके होंठ तालु कटे होते हैं तो वो ग़िज़ा उनको सही से नहीं मिल पा रही होती है। जब ग़िज़ा नहीं मिलती है तो उनका वेट कम होता है, और वेट कम अगर हो तो फिर उस पर सर्जरी करें तो सर्जरी इतनी कामयाब या इतनी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। तो उसमें डिले भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर 3 महीने के बजाय आप 4 महीने पे कर दें, 5 महीने पे कर दें, एज़ लॉन्ग एज़ कि बाकी सारी उसकी कंडीशंस बेहतर हो गई हैं। इसी तरह जो स्पीच का है तो उसमें 9 महीने पे अगर बच्चा इस काबिल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, उसके और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप डिले कर सकते हैं, चंद महीने और डिले कर दें, उससे कोई नुकसान नहीं। आइडिया ये होता है कि जो स्पीच डेवलपमेंट उसके जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है अराउंड 2 ईयर्स, तो उससे पहले ये सब चीज़ें हो जाएं। जो तालु का जो ऑपरेशन होता है उसमें उसका एक ये, अगर जिनका नहीं होता, जिनके कटे हुए तालु हैं, तो उनको फिर रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि फिर वो सांस की नाली में उनके दूध और जो भी वो खा रहे होते हैं चला जाता है और बार बार अटकता है, तो उनको इन्फेक्शन होता है। तो कोई मतलब अगर डिले भी हो गया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा देर तक भी अगर आप देखें किसी ने नहीं करवाया, बड़ा बच्चा हो गया, तो कोई हद है कि इस साल के बाद सर्जरी भी नहीं हो सकती है? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एडल्ट्स आए हैं, बड़े आए हैं, उनकी सर्जरी की है।
उनको भी फ़ायदा हुआ है। मे भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ जब अगर 2 साल से पहले करा लेते, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ बेहतर हुई है। उनके और जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस जो मतलब देर आए दुरुस्त आए, आप जब भी फील करें तो करवा लेना चाहिए। काफी ऐसा नहीं हो कि अब तो बड़े हो गए, अब तो टाइम गुजर गया तो अब नहीं होगा, ऐसा कुछ एडवाइस ज़रूर लें, जाके पूछें ज़रूर और करवा लें तो उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। मे भी उतना फ़ायदा नहीं होगा अगर वो सही वक्त पे करवा लेते तो जितना उनको उस वक्त फ़ायदा होता। बहुत अच्छी बात आपने की है। और जब हमने यही आप बताया आपने कि जब ग़िज़ाइयत के भी दूसरे और मसले हो जाते हैं, एक की वजह से आपके 100 और मसले निकल आते हैं आपकी हेल्थ के, और जो है इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम पूरी मुतासर हो जाती है। जैसे प्री बर्थ पता चलता है क्या कि बच्चे को है तो पेट में ही जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है कुछ? अगर अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल आ जाता है। और माँ को पहले से भी हम इसमें काउंसिल कर सकते हैं अगर वो जानना चाहे कि क्या है। और जो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड करने वाला है वो इसको पिक कर लेता है कि उसको क्या क्लेफ्ट लिप है या नहीं है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। वैसे नॉर्मली मैं चाहूँगी आप बताएं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे आपने बोला कि आप ज़ाहिर है उनको कुछ डिस्काउंट भी देते होंगे, सपोर्ट भी करते होंगे, लेकिन ख़र्चा कितना आ जाता है कि अगर कोई आए भी तो कितना एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करे कि एक सर्जरी का कितना ख़र्चा आ सकता है? ये कटे होंठ का या तालुक? हाँ, ये डिपेंड करता है कि कहाँ उसकी सर्जरी की जा रही है। जैसे हमारे सेटअप में है तो उसमें 70 से 80 हज़ार में उसका इलाज हो जाता है जनरल वार्ड में। एक अच्छा इलाज पूरा ना, पूरे से मुराद के जो लिप की सर्जरी है तो इससे कम में ही इतने तक में आराम से हो जाती है। और जो दूसरे बड़े अस्पताल हैं उनमें खराजात उनके ज़रा ज़्यादा होते हैं, वो अस्पताल के अपने ख़र्चे ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया, ये पेशेंट को उसमें से कुछ नहीं देना पड़ता। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा जो हमारा समझे फलाही काम है, उसमें ये सब कवर हो जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी आप करते हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, ये वैसे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मैं समझती हूँ हमारी सोसाइटी में इस तरह के और भी इदारे से होने चाहिए। और पटेल हॉस्पिटल का बड़ा नाम है और 25 साल से जो है वो एक अपना वो नाम और अपनी जगह कायम करते आ रहे हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। अपने आपके स्टाफ में आप हमें थोड़ा बताएं कि पटेल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या कोई सालाना कोई ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह आप करवाते हैं? क्योंकि साइंस एक ऐसी फील्ड है सर, हर महीने में कोई नई इन्वेंशन आ रही है, कोई नया इलाज आ रहा है, कोई नया तरीका आ रहा है, कोई नया ट्रीटमेंट आ रहा है। तो जदीद दौर से मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए पटेल हॉस्पिटल का किरदार अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर है कि अगर मेडिकल नॉलेज जो है उसके अब्रस ना लें, जो भी लेटेस्ट नॉलेज है उसको हम नहीं अपनाएं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर्स लेवल पे क्या किया जा रहा है। डॉक्टर्स लेवल में पटेल हॉस्पिटल में हमने डिफरेंट शोबों में ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जो कि हमारे पाकिस्तान में CPSP यानी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन उसको मॉनिटर करता है या उसके तहत होती हैं। तो हमारे उसमें कोई 8-10 शोबे ऐसे हैं जिसमें कि रेजिडेंसी प्रोग्राम है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी में भी ना हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो CPSP से एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं। इसी तरह जनरल सर्जरी में, जनरल मेडिसिन में और भी जो फील्ड्स हैं उसमें हमारे एनेस्थीसिया हो गया, गायनी हो गई, पीड्स हो गए, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब में हमारे पास रेजिडेंसी प्रोग्राम है। तो ये तो हम अपने डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें फिर उनका शेड्यूल है कि इसमें कुछ दिन उनके जो है सेशंस होते हैं, टीचिंग सेशंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल उनको सर्जरी सिखाई जा रही है, फिर हम लोग सेमिनार्स करते हैं। अभी इस पूरे हफ्ते में हमारे सर्जिकल साइड पर सेमिनार हो रहा है कि उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसको की जाती है, उसमें जो गट है उसको किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह उसको डिसेक्ट किया जाता है। ये पूरे हफ्ते ये चल रहा है। ये तो रहा डॉक्टर्स के उसमें। इसमें हर शोबे में, जैसे ENT में हो गया, फिर प्लास्टिक सर्जरी में हो गया, कि जो उनकी फील्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें हम उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। नर्सेज़ के हवाले से हमारे यहाँ जो है वो एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, नर्सेज़ NES कहलाता है, नर्सेज़ एजुकेशन सर्विस।
तो उसमें जो भी नर्स हमारे यहाँ इंडक्ट हो रही होती है या हो रहा होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी को जज किया जाता है कि वो किस लेवल की उसकी प्रीवियस ट्रेनिंग ली गई है उसकी। और फिर उससे ये बात निकलती है कि क्या इसको मज़ीद किसी और चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या उसकी जहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है उसकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है नर्स की, क्या उसको या आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसको पहले वो सिखाया जाता है, फिर उसके बाद से उसको वार्ड में पोस्ट किया जाता है। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा फिर NES के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो जाके डिफरेंट वार्ड्स में नर्सेस को ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई नर्स जो है वो अपना काम उस लेवल का नहीं कर रहा जितना कि उससे एक्सपेक्टेड है, तो फिर उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो हॉस्पिटल के साथ है। हम लोग के साथ अच्छी चीज़ ये है कि हमारे साथ पटेल के साथ एक स्कूल ऑफ नर्सिंग भी है, हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग। और उसमें हम बच्चों को लेके उनको जो नर्सिस की डिग्री है BSc वो दे रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं। 4 साल का कोर्स है और डिफरेंट डिप्लोमाज हैं वो भी करा रहे होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ की और उसकी जो ट्रेनिंग के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। पटेल हॉस्पिटल का जो किरदार है, मैं समझती हूँ एक नुमाया किरदार है आपके सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया कि कटे हुए होंठ और जो तालों का ऑपरेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वेलफेयर के हवाले से, लेकिन क्या उसमें और भी बीमारियों का इलाज आप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या सिर्फ तालों और कटे हुए होंठ का ही सर्जरी है जो आप करते हैं? नहीं, हमारा जो वेलफेयर सिस्टम है पटेल का, वो सिर्फ कटे हुए होंठ, ये तो एक स्पेशल हमारी ब्रांच है जिसमें हम बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री करते हैं। ठीक। इसके अलावा वो लोग जो कि पूरा अपना इलाज के खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनके लिए पार्शल है। बाज़ जैसे बर्न्स के पेशेंट होते हैं, उनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही समझें कि एक्सपेंसिव इलाज भी होता है। बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन एक्सपेंसिव इलाज होता है, तो उसमें भी बहुत सपोर्ट है। इसके अलावा हम हेड एंड नेक कैंसर कर रहे होते हैं, तो हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें कि ENT और प्लास्टिक वाले हम लोग कोलैबोरेट करके कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारा ख़ास है। लेकिन कोई भी अगर समझता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो हमारा डिपार्टमेंट है पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो वहाँ जाए और उनसे रिक्वेस्ट करे। वो उसको असेस करते हैं कि उसको कितनी मदद की ज़रूरत है, और फिर हम अपने वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। और वेलफेयर जैसे है कि ज़ाहिर है एक आदमी के सबसे कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होता, माशरे में जो मुखय्यर हजरात हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, और डोनेशंस होते हैं, ज़कात देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फलाही काम भी हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। और ज़रूर मैं भी देखने वालों को ये इल्तिजा करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग अपने आप को सोसाइटी में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि डॉक्टर साहब एतमाद जो है ना ऐसी चीज़ है कि बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, और लोग इतना इस चीज़ को इन्होंने ख़राब किया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि भरोसा तोड़ना कोई बड़ी बात समझी ही नहीं जाती आज के दौर में। तो जो भी, अगर मैं समझती हूँ, अगर मैं डोनेट कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर ये सबसे पहले ये देखूँगी कि कौन ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें भरोसा किया जा सकता है कि मैं वो अमाउंट, वो रकम उनको दूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस तरीके से बात की है, पटेल हॉस्पिटल का जो किरदार रहा है, ये गवाही है ये सारी इस बात की कि जो आपका काम है वो ज़बरदस्त है, और आप हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी बाहें खोली रखी हुई हैं कि कोई भी किसी भी जो है शहर से, किसी भी इलाके से आए और उसको ज़रूरत हो तो पटेल हॉस्पिटल ज़रूर उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी मदद करेगा। बहुत अच्छी बातें आपने की है। और जब इंसान आते हैं ना आपके पास अलग अलग शहरों से, मैं समझती हूँ, मुझे ज़रा ये बताएं कि ज़्यादातर रेशो अक्सर जैसे आते हैं तो वो कोई ऐसा ख़ास इलाका है वहाँ से आते हैं? कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? नहीं, हमारे से इंटीरियर सिंध से भी आते हैं। अभी इस वक्त जो है बलूचिस्तान से हमारे पास बर्न्स के पेशेंट आए हुए हैं। हुआ ये था कि बलूचिस्तान में जब वहाँ पे इतना अच्छा शायद बर्न्स के ट्रीटमेंट का नहीं है,
तो वहाँ से कुछ पेशेंट आए और यहाँ पे आके सही होके वापस गए। अब एक चैनल खुल गया है कि जहाँ वहाँ पे मेजर बर्न जब भी होता है तो हमारे पास वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सही। फिलहाल भी मेरे ख्याल से 4 या 5 पेशेंट हैं जो कि सिर्फ बलूचिस्तान से आए हैं। इसके अलावा भी कराची के पेशेंट, तो बलूचिस्तान से हमारी स्टडी है, इनर सिंध से है, वहाँ से आते हैं, बल्कि लोअर पंजाब से भी हमारी तरफ आते हैं, ख़ासतौर से क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के लिए, जिसके लिए है, बर्न्स के लिए हमारे पास काफ़ी होते हैं, और दूसरी चीज़ों के लिए जो पेशेंट सही होके गए होते हैं अपने गांव में या अपने शहर में, तो वहाँ से वो पेशेंट भेजते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, जब एक औरत होती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, जब होता है ज़ाहिर बच्चा उसके हाथ में, तो उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्टीमेटली वो बच्चा इसी पे डिपेंड करता है कि माँ की सेहत क्या है, वो क्या चीज़ खा रही है, ग़िज़ाइयत उसकी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है एक हामला औरत का किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है कि फिर उसकी औलाद बेहतर हो। मैं समझती हूँ ये आप थोड़ा जनरली हमें अगर बताएं तो हमारी आवाम की आगाही। जनरली तो मैं बता पाऊँगा क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ। ठीक है जी। ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको इसका बेहतर इलाज, बेहतर आंसर दे सकेगी, ये दे सकेगा। मैं बस इतना कहूँगा कि वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। ठीक है। जो प्रेगनेंसी में कुछ विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे फोलिक एसिड हो गया, और भी जिससे कि बच्चों में पैदाइशी नुक्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट, तो वो लें। और जो भी उनका अपने आप को जब प्रेग्नेंट हो तो अपने आप को किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से रजिस्टर ज़रूर करा लें, ठीक है, ताकि वो उनको एवेलुएट कर सकें और प्रेगनेंसी को मॉनिटर कर सकें, अगर उनको एडवाइस कर सकें कि कौन सी ग़िज़ा खानी है कौन सी नहीं है। इन जनरल एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, वो हो, फल का इस्तेमाल, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। एक प्लास्टिक सर्जन तो यही बता सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट शायद इससे बेहतर बता पाए। प्लास्टिक सर्जरी का जैसे आपने बताया कि आप का एक अलग काफ़ी तवील अरसा आप इस फील्ड में रहे हैं, आपके हॉस्पिटल तक मरीज़ आते हैं, ठीक है, वो रहनुमाई भी हासिल करते हैं, इलाज भी उनको मिल जाता है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या अलग अलग जगहों पे जाके अलग इलाकों में आप लोग कोई मेडिकल कैंप वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई ईयरली, या कोई पटेल हॉस्पिटल का इस फील्ड में कोई इस तरह का किरदार? हम लोग का इंस्टांस ये है कि जैसे हम लोग जाके एक्टिविटी तो करते हैं कि दूसरी जगहों पे जाके, प्लास्टिक सर्जरी में या क्लेफ्ट में अभी हमने नहीं किया है, ये हो सकता है करें, कि वहाँ जाके उनको आगाही दें, हम उनके लिए जो अगर बेसिक ज़रूरत है तो वो पूरी कर दें। लेकिन वहाँ से केस सेलेक्ट करके हम उसको लाते पटेल हॉस्पिटल में ही हैं और वहाँ पे इलाज करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहे होते हैं वो, जिसमें कि चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज सही से हैं। अगर हम जाके किसी छोटे हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें हमने पहले काम नहीं किया हुआ है, वहाँ पे उनको ऑपरेट करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगी हमारे हिसाब से। ये है, बाज़ लोग करते भी हैं और उनको उसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं वो। तो ये जो कैंप्स हैं ये सालाना लगती हैं या कोई हर 6 महीने में लगता है? ये कब कब आप लोग इस तरह करते हैं? हम लोग यूजुअली साल में एक दफ़ा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का कैंप लगाते हैं। हर महीने किसी न किसी डिजीज़ के पैटर्न का वो उसमें कैंप लग रहा होता है। जैसे पिछले दिनों हमने कार्डियोलॉजी के उस पर लगाया हुआ था, फिर ऑर्थोपेडिक्स वालों का है, ये सिर्फ पटेल हॉस्पिटल, मैं पटेल की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा पटेल से बाहर या अंदरून सिंध या कराची के दूसरे इलाकों में, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम कैंप नहीं लगाते। सही, तो मेरे ख्याल से जो है जैसे एक तजवीज़ दी जा सकती है कि अगर आप इस तरह करें तो ज़्यादा रहनुमाई होगी, क्योंकि जो खासतौर पे अंदरून के लोग हैं, जैसे बलूचिस्तान की आपने बात की, जब इलाके में हम जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और कुछ नहीं तो सिर्फ काउंसलिंग हो जाती है ना, मेडिकल अच्छे हेल्थ की काउंसलिंग जब हो जाती है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है वहाँ के लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से आपके पटेल हॉस्पिटल के जो इतने माहिरीन हैं और डॉक्टर्स हैं, जब ये जाएंगे, आप हैदराबाद का शहर ले लें, आप सिंध का कोई शहर ले लें, बलूचिस्तान में कहीं चले जाएं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होगी बात, जब वहाँ के रहने वाले हैं, कि आप जाके जब आपके डॉक्टर्स उनको काउंसलिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही सही, फिर वहाँ पे उनको बेशक ये आप कर सकते हैं वो कि आपको ये मसला है या इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पटेल हॉस्पिटल, तो फिर वो एक अलग मसला है। लेकिन आप अगर इस तरह की कैंपिंग शुरू हो जाए तो ये बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है। रूटीन भी तो हमने नहीं किया, लेकिन जब समझें कि कोई कैटास्ट्रोफी होती है, जैसे सैलाब आ गया,
तो उसमें हमारे पटेल की टीमें ज़रूर जाती हैं। जो एक ज़लज़ला आया था नॉर्थ पाकिस्तान में, उसमें हमारे पटेल से खसूसी टीम गई थी, वहाँ पे रह के उनका इलाज भी किया था। तो जो इस तरह के डिज़ास्टर्स या कैटास्ट्रोफीज़ कह लें, इसमें तो हम अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपकी बात भी अच्छी है कि रेगुलर बेसिस पे भी ऐसे इलाकों में एक ही क्यों ना कर ले, कोई एक हर साल में कोई एक कर ले इंशाल्लाह। या फिर एक अच्छा ही एक तजवीज़ हो सकती है। जैसे सिल्वर जुबली है, तो जो एनिवर्सरी मंथ है पटेल हॉस्पिटल का, उस महीने में आप जो है इस तरह की कैंपेन कर सकते हैं। चलें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी, और इंसान तक आगाही लोगों तक पहुंचाने में इजी रहेगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जब काउंसलिंग करेंगे तो काफ़ी रहनुमाई हासिल हो सकती है लोगों की। ये बहुत अच्छी बात हमने की है और आपने मानी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे इस चीज़ को आप भी रखेंगे। अच्छा सर, जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही है और आपने बोला कि एक तो ये क्लेफ्ट की और प्लास्टिक सर्जरी और इस चीज़ का एक अलग है, उसके अलावा भी प्लास्टिक सर्जरी एक ट्रेंड आ गई है और कॉस्मेटिक सर्जरीज आ गई हैं, उसमें एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए हैं। क्लिनिक के अलावा जो सैलून्स हैं, उसमें अंदर जो सैलून के लोग हैं वो करना शुरू हो गए। हर कोई इंजेक्ट करवा रहे हैं अपने आप को खूबसूरत करवाने के लिए। ये एक नया ट्रेंड है, तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं कि और प्लास्टिक सर्जरी की बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, तो इसके लिए क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल में जो है सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो आप उसके पास कैसे जा सकते हैं? ये आजकल इतना आम ट्रेंड हो गया है कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। ये आप सही कह रही हैं कि ये अब तो छोटे छोटे क्लिनिक्स, छोटे छोटे सैलून्स, उन सब ने अपना एक ब्यूटी का सेक्शन, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सेक्शन। चलें, अगर सिर्फ क्या कहते हैं कॉस्मेटिक यूज़ करने का है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इंजेक्टेबल्स और पेशेंट्स का PRP वगैरह करना और फिर फिलर्स लगाना, बोटॉक्स लगाना जो है, ये शुरू हो गया। ये देखिए, इन सब चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन एक चीज़ हर एक पे आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको जज करना पड़ता है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर करें आप, और फिर जब उस सही से करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और ये जज करने की एबिलिटी आपको आपकी ट्रेनिंग के साथ आती है, आपको अपने नॉलेज के साथ आती है। आप जो पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, डिग्री लेते हैं, तो उसी के साथ साथ ये आती है। लेकिन अब देखा ये गया है कि लोग हफ्ते भर का कोर्स कर लेंगे, 2 हफ्ते का कोर्स कर लेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाने लगेंगे, और फिर ये सारे प्रोसीजर्स जो कि एक मुश्किल प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि आसान प्रोसीजर है। फिलर लगाना गो के कुछ नहीं है, लगता है कि एक सिरिंज ली, उसमें फिलर भरा हुआ है, आपने लगा दिया, लेकिन ये नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो फिलर लगाने से बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से लगाएं तो उसके बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो जो जनरल पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि आपको पता करना चाहिए कि जो भी आपके जो प्रोसीजर करने वाला है उसकी ट्रेनिंग कैसी है, क्या वो किसी ट्रेनिंग सिस्टम से गुज़र के आया है, क्या उसके पास डिग्री है या नहीं है। बाय एंड लार्ज आप ये कह सकते हैं कि जिसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे हमारे पाकिस्तान की FCPS इन प्लास्टिक सर्जरी, अगर वो डिग्री है तो वो सर्जन वेल ट्रेंड होगा और उसी के पास जाएं जिसके पास ये डिग्री है। और या फिर अगर कोई बाहर से ट्रेनिंग करके आया है, उसके पास बाहर की डिग्री है, जैसे अमेरिका की MD हो गई या UK की FRCS हो गया, अगर वो डिग्री है तो आप उनके पास भी जाएं, वो भी ट्रेंड लोग होते हैं। तो जिसके पास भी अगर एक अच्छे सिस्टम की एक डिग्री है तो उनके पास जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि किसी भी छोटे मोटे क्लिनिक में घुस जाना या छोटे मोटे सैलून में घुस जाना जहाँ पे के लगाने वाले का आपको पता नहीं कि कौन है, कौन लगा रहा है, क्वालिफाइड भी है या नहीं है। तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि जाना चाहिए किसी क्वालिफाइड के पास, लेकिन जो नहीं जा रहा, तो क्या ऐसे इम्कान है जिससे उसको खौफजदा महसूस होना चाहिए, जिसके बारे में अवाम लाइल्म है? हाँ, देखिए, सबसे जैसे कि जो फिलर लगा रहे हैं, फिलर लगाना कितना आसान समझा जाता है ना, लेकिन उससे लोगों की बीनाई पे भी फर्क पड़ा है, उससे लोगों के स्किन में नेक्रोसिस हुआ है, नाक के कुछ हिस्से में नेक्रोसिस हुआ है। तो आप एक अपने आप को बेहतर बनाने जा रहे हैं और वहाँ से आप कॉम्प्लिकेशन के बाद आप वर्स ऑफ रहते हैं, तो उसमें फिर मसले अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि मतलब बीनाई भी जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, अगर वो सही से नहीं लगाया गया, खासतौर से आंखों के गिर्द। जो अगर बाज़ दफ़ा
बाज़ वेन्स होती हैं जिसकी कनेक्शन अंदर है। अगर आप इनएडवर्टेंटली उस वेन में चले गए या गई है आपकी नीडल और आप ज़ोर से उसको पुश करते हैं तो वो पीछे जाके आपकी आँख के जो जहाँ से ब्लड आ रहा होता है उसको रोकती है, फिर आँख ज़ाया होने का भी ख़तरा है, ब्लाइंडनेस भी है। और अगर आपने ऐसा लगाया कि आपकी आई सॉकेट जो है उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई तो फिर उसके भी अपने अलग नुकसान हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने की है और मैं समझती हूँ इन मसलों को इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो है अक्सर लेडीज़ हैं डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं तो वो अपनी रूटीन चेंज नहीं करती हैं कि भाई जल्दी सो जाएं या अपने एक हेल्दी डाइट ले लें या एक हेल्दी रूटीन अपना लें। वो फ़ौरन उनको पहले जहन में ये जाता है कि हम जो है कोई फिलर लगवा लेते हैं, कोई बोटॉक्स करवा लेते हैं कि हमारे डार्क सर्कल, और ये पूरा क्योंकि आई का एक सेंसिटिव एरिया है, थोड़ी सी भी गलती हो सकती है और आप उम्र भर के लिए जो है वो माजूर हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। और नाज़रीन, मेरे ख्याल से आज का जो प्रोग्राम था थ्रू आउट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स के हवाले से डॉक्टर साहब ने हमें आगाही दी है कि इंसानी सेहत किस तरीके से और कितनी ज़रूरी है, उसका किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है। ख़ास तौर पर जो हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान में जो रेशो है कटे हुए होंठ और तालों का जो इशू है जिस बच्चों का जो पैदा होते हैं और उस हवाले से क्यों होते हैं, उसका क्या वजह है और उसका किस तरीके से क्या उसका इलाज किया जा सकता है, इनकी पूरी डिटेल्स पर हमने बात की है। और उम्मीद है कि आपको जो है पूरी आगाही हासिल हुई होगी। आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके लिए एक बार फिर आपको हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया है। और पटेल हॉस्पिटल का जो किरदार सोसाइटी में रहा है, बेशुमार जो है खिदमतें सर अंजाम उन्होंने की हैं और अभी भी करते रहें। 25 साल हो गए इसको। उम्मीद है कि इसी तरह और भी बढ़ता रहे, फुटता रहे और हमारी सोसाइटी में इसका एक नुमाया किरदार रहे और रहनुमाई होती रहे हमारे लोगों की। बहरहाल आइंदा नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपको वेलकम करेंगे। तब तक मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।